क्या आपने नाज़िया से बात नहीं की थी? आंटी ने कहा, काशी, मैंने नाज़िया से इसलिए बात नहीं की थी कि अभी तो तुम सिर्फ 3 दिन के लिए आए हो, और 3 दिन में कौन सा नाज़िया को पता चल जाएगा। और जब बाजी रावलपिंडी चली जाएंगी तो वहाँ पे मैं खुद बाजी के पास कुछ दिन के लिए चली जाऊंगी, और वहाँ ही नाज़िया को एक दोस्त बनकर एतमाद में ले लूँगी और सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसको इतनी जल्दी बात पता चल जाएगी। सैमा आंटी की बात सुनकर मैं हैरान ही रह गया। मैंने कहा, आंटी जी, इसका मतलब है कि आपने अभी तक नाज़िया से कोई भी किसी किस्म की बात नहीं की? तो आंटी ने कहा, हाँ काशी, ऐसा ही है। मैंने कहा, आंटी, ये तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। और आसमा आंटी का क्या बनेगा? वो तो पहले ही बहुत डरी हुई थी। आंटी का अपने चेहरा बता रहा था कि उनको मुझसे ज़्यादा परेशानी लग रही थी। आंटी बार बार मोबाइल पे टाइम देख रही थी। मैंने आंटी से कहा, आंटी, आपने अब क्या सोचा है? तो आंटी ने कहा, मुझे बाजी को बात पता लगने से पहले नाज़िया से बात करना होगी, उसका मुंह बंद करवाना होगा। मैंने कहा, तो आंटी जी, ये अब कैसे होगा? तो आंटी ने कहा, बाजी इस टाइम स्कूल होंगी और वह 2 बजे वापस आएंगी। मुझे इससे पहले नाज़िया से बात करनी है, और नाज़िया सुबह 9 बजे तक उठ जाती है। मुझे उसके उठने का इंतज़ार है, फिर मैं उससे फ़ोन पे बात करूँगी। मैंने अपने मोबाइल में देखा 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। फिर हम दोनों खामोश होकर बैठ गए। सैमा आंटी का चेहरा देखा तो वह किसी गहरी सोच में थी, और मैं भी 9 बजे का इंतज़ार कर रहा था। एकदम ही आंटी ने कहा, काशी, मुझे मोबाइल में बैलेंस चाहिए, क्योंकि नाज़िया का नेटवर्क और है, उस पर मेरा पैकेज नहीं चल सकता। मैंने कहा, आंटी जी, उसका नेटवर्क कौन सा है? आंटी ने कहा, यू फ़ोन का है। मैंने कहा, आंटी जी, मेरा नंबर तो जैज़ का है। अगर आप इससे करेंगी तो पैकेज के बगैर 20 से 25 मिनट तक बात हो सकती है। आंटी ने कहा, काशी, ये मसला ऐसा है कि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, मुझे ज़्यादा बैलेंस चाहिए। मैंने कहा, आंटी जी, फिर तो थोड़ी देर में अगला स्टेशन आने वाला है, मैं वहाँ से आपको 500 का बैलेंस दिलवा देता हूँ, आप आराम से खुलकर बात कर लेना। तो आंटी ने कहा, ठीक है, जब स्टेशन पर गाड़ी रुके तो फ़ौरन जाकर बैलेंस दिलवा दो, मुझे जल्दी से जल्दी नाज़िया से बात करनी है। मैंने कहा, आंटी जी, आप फिक्र ना करें, कोई 9:15 का टाइम होगा। जब ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाया तो मैं समझ गया कि अगला स्टेशन आ गया है। मैं वहां से फ़ौरन उठा और ट्रेन के दरवाजे पर चला गया, और कोई 5 मिनट बाद ही ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुकी। मैं फ़ौरन नीचे उतरा और जाकर स्टेशन पे एक शॉप बनी थी, वहां से दुकानदार को कहा कि भाई मोबाइल कार्ड चाहिए। तो उसने कहा, कार्ड नहीं है, ईजी लोड है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आपको मैं नंबर लिखवाता हूँ, मुझे उस पर 500 का बैलेंस डाल दें। उसने फ़ौरन नंबर पे बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने उसको 500 दिए और कुछ खाने पीने की और चीज़ें लीं, और कुछ देर बाद अपनी बर्थ में आ गया। जब मैं बर्थ में अंदर दाखिल हुआ तो सैमा आंटी ने शायद नाज़िया को कॉल मिलाई हुई थी। मुझे देखकर सैमा आंटी ने इशारा किया कि खामोशी से बैठ जाओ। मैं वहाँ सीट पे ही चीज़ें रख कर दी। आंटी पहले तो उसके साथ नॉर्मल यहाँ वहाँ की बातें करती रही, फिर मैंने सोचा आंटी को आराम से बात करनी चाहिए। मैं उठकर घर से बाहर निकल आया और दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। ठंडी हवा लग रही थी। मैं वहाँ ही दरवाजे में बैठ गया। मुझे वहाँ बैठे बैठे पता ही नहीं चला, काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो मुझे वहाँ बैठे बैठे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। मैं वहाँ से उठा और अपनी बर्थ की तरफ चला गया। जब बर्थ के पास पहुँचा तो देखा आंटी फ़ोन पे एक बात कह रही थी कि मैं देखकर हैरान भी हुआ। मैंने बर्थ की बजाय वहाँ से सीधा बाथरूम में चला गया, और फिर बाथरूम से फारुक होकर बाहर निकला तो बाथरूम के दरवाजे पे एक बड़ी ही खूबसूरत सी कोई लगभग 24-23 साल की लड़की खड़ी बाथरूम खाली होने का इंतज़ार कर रही थी। जब हम दोनों की नज़रें आपस में मिली तो मैं उसको देखकर स्माइल पास की, उसने भी मुझे हल्की सी स्माइल पास की, और फ़ौरन बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहाँ ही साथ में ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और बाहर की ठंडी हवा लेने लगा। कोई 5 मिनट बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो लड़की बाहर निकली, और दोबारा फिर हमारी नज़र मिली। अब वो थोड़ा शर्मा गई और स्माइल देकर अपनी बर्थ की तरफ चली गई। जब वो अपनी बर्थ की तरफ जा रही थी तो उसका पीछे से जिस्म देखा तो एक ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि उसकी बैग उसकी कमर के हिसाब से काफ़ी बड़ी और बाहर को निकली हुई थी और चलते हुए ऊपर नीचे मटक रही थी।
मैं अभी उसका नज़ारा ही ले रहा था कि यकदम वो लड़की अपनी बर्थ के पास पहुंचकर मेरी तरफ देखा तो मैं डर गया। उसने शायद मुझे घूरते हुए देख लिया था। उसने मुझे मसनूही सा गुस्सा दिखाया और फिर हल्की सी स्माइल देकर और शर्माकर अपनी बर्थ में चली गई। मैं उस लड़की को समझ गया था कि इसको दाना डाला जा सकता है। मैं वहाँ दरवाजे पर ही खड़ा होकर उसके बारे में सोचने लगा कि शायद कोई बात बन जाए। फिर यकदम मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने यहाँ वहाँ देखा और बोगी के दूसरे कोने पर एक बंदा खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चलता हुआ वहाँ गया और उसको कहा, भाई साहब आपके पास कोई पेन है? तो उसने अपनी फ्रंट जेब में से मुझे पेन दी। मैंने उसको अपनी जेब में रखी जो टिकट थी उसको भागकर उस पर अपना नंबर लिखा और पेन वापस उस बंदे को देकर दोबारा उसी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कि शायद वो लड़की दोबारा आए तो कोई दाना डालूं। और फिर मेरा शक ठीक साबित हुआ। कोई 15 मिनट बाद दोबारा वो अपनी बेड से बाहर निकली और दोबारा बाथरूम की तरफ आने लगी। जब वह रास्ते में आ रही थी तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने दूसरे बंदे की नज़र से बचकर जल्दी से वो नंबर वाला कागज़ बाथरूम के बिल्कुल सामने बनी हुई खिड़की में फंसा दिया और उस लड़की को इशारे से समझा दिया और दोबारा दरवाजे से बाहर देखने लगा। जब वो लड़की बाथरूम में चली गई, मैं फ़ौरन वहाँ से चलता हुआ अपनी बर्थ में आ गया और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। जब मैं सीट पर आकर बैठा तो देखा उस टाइम सैमा आंटी अपना मोबाइल अपने बैग में रख रही थी। लगता था अभी शायद कॉल बंद हुई है। फिर मैंने आंटी सैमा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक एतमानान सा था। मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ? कुछ मुझे भी तो बताओ, नाजिया ने क्या कहा? आंटी ने एक लंबी सी सांस ली। मैंने कहा, जब तुम्हें यह पता है तो तुमने बाजी को डायरेक्ट ही दाना डाल देना था। तो बिलाल बोला, यार दाना तो कब ही डाल देता, लेकिन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि खाला हर टाइम घर में होती। अब खाला लाहौर जा रही है और वहाँ हॉस्टल में रहेगी और एक हफ्ते ही घर आया करेगी, इसलिए अब अपना दाना बाजी को डालूंगा। मैंने कहा, अच्छा तो दूसरा बंदा कौन है? अभी मैंने ये सवाल पूछा ही था कि यकदम दुकान पे एक औरत आकर खड़ी हुई और आकर बोली, बिलाल ये चीज़ें दे दो। बिलाल उस औरत को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस औरत ने अपने चेहरे पे कोई भी बात बयां ना होने दी। थोड़ी देर के लिए उठकर दुकान से बाहर आ गया ताकि बिलाल आराम से उस औरत को फारग कर सके। जब मैं बाहर आया तो फिर उस औरत पे गौर किया। एक दरमियाने कद की थी। उसका जिस्म भरा हुआ था लेकिन वो मोटी नहीं थी। उसका रंग सांवला था। वह औरत कोई 10 मिनट तक वहाँ खड़ी चीज़ें लेती रही। उसके साथ एक 9-8 साल की बच्ची भी थी, शायद उसकी बेटी थी। फिर वो औरत अपना सामान लेकर चली गई और मैं दोबारा दुकान के अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया।